नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट अध्याय चालू करने वाले हैं, जो ये दिख रहा है जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये फर्स्ट अध्याय का नाम है। अपने दैनिक जीवन में जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान एवं विचार। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है ये उदाहरण देकर बताया गया है। जैसे अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट, सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। जो ये फोटो दी गई है, मैग्नीशियम रेगन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। तो ये देखो, हम ये देखिए, ये दर्शाया गया है, इसमें ये दर्शाया गया है प्रैक्टिकल, और जो ये है इसके अंदर हम इसके अनुसार प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये देखो, जैसे ये है लगभग 3 से 4 सेमी लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेंगे। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको किससे? रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेंगे। इसे चिमटे से पकड़कर हैं स्प्रिट लेप या वर्नर से इसका दहन करेंगे तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। जैसा कि चित्र में दिया गया है हम वैसा करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है, जैसा कि देखा गया कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। किसका चूर्ण है ये? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका चूर्ण है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है। किसके कारण बनता है? यह बनता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण ये बनता है। अब है क्रियाकलाप 2, 1.2। एक परख नली में लेड किसे बोलते हैं? शीशे, नाइट्रेट का घोल लीजिए। किसका घोल लीजिए? लेड शीशे का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड, किसकी? पोटेशियम आयोडाइड का पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये देखते हैं। और एक है क्रियाकलाप 1.3। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तथा अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए।
क्यों? क्योंकि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? अब ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया में है अवस्था में परिवर्तन। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ये परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से ये परिवर्तन होते हैं? एक है अवस्था में परिवर्तन है, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकास या उत्सर्जन और ताप में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध अनेक प्रकार को रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं। क्या विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? इस अध्याय में हम विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके क्रिया प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब रासायनिक समीकरण है तो क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेवन ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेवन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है या हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। क्या है? संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। सबसे सरल विधि है जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या? अभिकारक जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के क्या बन जाती है? उत्पाद बन जाती है मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक प्लस होके यहाँ क्या बन जाती है? उत्पाद बन जाती है। अब मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिससे में रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। शॉर्ट रूप में हम यहाँ समझ सकते हैं। अब है नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण लिखना। इसको छोड़ देंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण की निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। Mg+O2 क्या है? Mg+O2 मिलके क्या बन जाता है? MgO बन जाता है। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्व के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को
संतुलित करना आवश्यक है। क्या है? कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से सीखें। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है। अब यहाँ है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। अब ये क्या, अभिकारकों में परमाणु की संख्या LHS और उत्पादों में परमाणु की संख्या RHS। अभिकारकों में परमाणु की संख्या LHS और उत्पादों में परमाणु की संख्या RHS। तो जिंक का है LHS 1, RHS 1, हाइड्रोजन का LHS 1 2 और RHS 2, एस सल्फर का LHS 1, RHS भी 1 और ऑक्सीजन का LHS 4, RHS 4। अब है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। असंतुलित समीकरण 1.2 या 1.5 में उपस्थित। अब क्या है? Fe मतलब अपने आयरन का है LHS में 1 और RHS में 3, हाइड्रोजन का 2 2, ऑक्सीजन का 1 और 4 होता है। चरण 3 है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वे अधिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए। ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में या उत्पादों में। तो प्रारंभ में क्या है? H2O, तो या उत्पादों में क्या है? 4 Fe3O4 में। संतुलित करने के लिए 1 गुणा 4 4। अब है, यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हमें अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। ऑक्सी परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा: Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2O। क्या? Fe प्लस 4H2O मिलकर क्या बनेगा? Fe3O4 H2O। अब चरण फोर्थ क्या कहता है? Fe प्लस H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। आयरन और हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन पर के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में। ये हो गया। अब प्रारंभ में क्या है? 8 कोष्टक 4H2O में कोष्टक 1 या उत्पादन क्या है? 2 कोष्टक H2O। संतुलित करने के लिए 8 या 2 गुणा 4। अब है Fe प्लस 4H2O या Fe3O4 प्लस 4H2O। चरण फोर्थ है, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। अब है लोहे। प्रारंभ में Fe में या 3Fe3O4 में संतुलित करने के लिए है। अब यहाँ क्या है? F को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। क्या है? इसको संतुलित करने के लिए Fe के 3 परमाणु लेते हैं। तो यहाँ क्या है? 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O ये लेके नहीं, यहाँ बन जाता है Fe3O4 प्लस 4H2O। अब है समीकरण 6।
6 में अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं। 3Fe प्लस 4H2O मिलकर क्या बनेगा? मिलकर बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2O। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण असंतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल। कहाँ है ये? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं क्योंकि यह सबसे छोटा पूर्णांक संख्या का गुणांक उपयोग करने को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब है चरण 4, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञात होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमबद्ध GAQS से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लेते हैं। किसमें? जल के रूप में होता है तो AQ लेते हैं। जैसे 3FeS प्लस 4H2O G Fe3O4S प्लस 4H2O। ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। ये हो गया। इसी प्रकार आप पुस्तक में दिए गए समीकरण संतुलित कर सकते हैं। प्रश्न: वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, बैरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस जल। तो आगे मिलकर क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बैरियम सल्फेट का अवशेष बनाते हैं। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन जल बनाते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। क्या? रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है। अध्याय 3 व 4 में अध्ययन करेंगे। अब ये क्रियाकलाप है जो आप पढ़ लेना। अब नीचे है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये इस अंडरलाइन के हम बीच बीच में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अब ये देखिए, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से ये हो गया।
इस अभिक्रिया में ये हो गया ना, इस जैसे CaO बिना बुझाऊ चूना प्लस H2O जल बुझाऊ चूना CaOH2 ये बनता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। बुझे हुए चूने का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दीवारों की सफेदी करने के लिए करते हैं। और ये क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 ही है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCa3, ये है ऊपर वाला। कौन सा? ऊपर वाला है। ये देखो, अब आगे चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे CaOH2 प्लस CO2 CaCO3। अब आगे चलते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इसमें अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम सभी जानते हैं कि जीवित रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेटों के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेटों के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं को, किसको? शरीर की कोशिकाओं को में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या? एनर्जी प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। क्या नाम है? श्वसन है, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। जैसे ग्लूकोज का है C6H12O6, ग्लूकोज का C6H12O6, दोबारा बोलिए, ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस 6O2, या मिलकर क्या बनता है? 6CO2 प्लस H6H2O। शाक सब्जियों, वनस्पति द्रव्यों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्या? शाक सब्जियों क्या वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक शुष्क क्वथन नली में 2 किलोग्राम फेरस सल्फेट की क्रिस्टल लीजिए। शुष्क क्वथन नली में, जो क्वथन नली है उसमें 2 ग्राम क्या, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली के वर्नर या स्पिरिट लैंप को ज्वाला पर गर्म कीजिए। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रखनली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि। अब है आगे। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ? सल्फर के दहन से उत्पन्न इस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। 2FeSO4 ऊष्मा Fe2O3 प्लस SO2 या SO3 आप देख सकते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है। FeSO4 प्लस या FeSO4 7H2
क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 SO3 गैस है। ऊष्मा दहन पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या भिजा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम को चूना या भुजा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके उपयोग में एक सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। CaCO3 चूना पत्थर है, बुझाऊ चूना बन के CaO प्लस CO2 है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है, एक 2 ग्राम क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण ले चिमटे से क्वथन नली में पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आगे देखते हैं। धुआं उत्सर्जित होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। लेड नाइट्रेट क्या है? PbNO3 लेड ऑक्साइड 2PbO या +4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं, हम क्या चलते हैं आगे। क्रियाकलाप, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डॉट लगा दीजिए। छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाएं। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद डाल दीजिए। जल से भरी 2 अशांतित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण की थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अशांतित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नली में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नलियों में गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटाइए। अब आगे चलते हैं। जैसे चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब है आगे चलते हैं। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से होता है। 2AgCl सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Cl2। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? जिसका उपयोग फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में करते हैं। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? अब है एक परख नली में लगभग, आगे ये देख लो थोड़ा सा, ये अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम वेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। क्या लीजिए? वेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या लीजिए? वेरियम हाइड्रोक्साइड। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ में मिलाइए। अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छूइए। आप कैसा महसूस करते हैं? यह अभिक्रिया ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब है आगे। अब क्रियाकलाप 1.9, लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। ए तथा बी चिन्ह की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का ब्लेंड लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो के रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए।
प्रश्नावली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी किलो के रंग की तुलना जो हम चित्र में देख सकते हैं। अब है लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। ये देखते हैं, आइए जानते हैं। Fe प्लस SuSO4 कॉपर सल्फेट FeSO4 प्लस यू आयरन सल्फेट बन जाता है। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। अब है Pv प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड या लेड क्लोराइड। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापन कर देते हैं। अब है एक परखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य परखनली में 3 ml वेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयन को मिला दीजिए। अब वेरियम है। अब यहाँ आगे हो गए, आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यह है BaSO4 के अवक्षेपण, जैसे Ba की घात 2 प्लस तथा SO4 की घात -2 की अभिक्रिया से BaSO4 के अपक्षेपण का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दें, जिससे आपने लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों को मिश्रित किया। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लीजिए। यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब आगे चलते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ बना क्या है? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन की यौगिक से बना हुआ है। कॉपर ऑक्साइड में क्या है? कॉपर के ऑक्सीजन यौगिक से बना हुआ है। यह गर्म यह पदार्थ CO क्या है? CO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। सतह की काली परत किसके रंग की हो जाती है? भूरे रंग की हो जाती है। और इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया क्या है? उत्पन्न होती है। इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया उत्पन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उसका उपचयन हुआ है। तब तब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन होता है। उसमें क्या होता है? उसमें उपचयन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इसमें अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। अब है ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह अपचयित हुआ है। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित, एक उपचयित और दूसरा अपचयित, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन या अपचयन या रेडॉक्सन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन या अपचयन या फिर रेडॉक्सन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्सन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्सन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण क्या है? कुछ उदाहरण हैं ये जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। कार्बन अपचयित होकर CO प्लस ZNO अपचयित होकर ZNO बनता है। ZNO बनता है।
अब है आगे चलते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्या आप जानते हैं, आपने दैनिक जीवन में उपचयन या अभिक्रिया के प्रभाव को देखा। आप अवश्य देखा होगा, लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसी अभिक्रिया किसकी ल- लोहे पर जंग लग जाती से क्या है, कुछ अन्य धातु में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? हैं? जब कोई धातु आप अपने आसपास अम्ल या सान्द्रता या संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। क्या होती है? संक्षारित होती है। ये क्या होती है? संक्षारित होती है। इस इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। क्या है? चांदी के ऊपर क्या है? काली परत, और तांबे के ऊपर हरी परत क्या संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे व पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज व धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। लोहे का संक्षारण क्या है? एक गंभीर समस्या है। लोहे का संक्षारण क्या है? एक गंभीर समस्या है। अब यहाँ क्या है? विकृत गंधिता वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थों, वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ की सामग्री में जब लंबे समय तक रखा रहता है जाता है, तब उसका स्वाद गंध कैसी होती है? स्वाद गंध कैसी होती है? उपचयित, ये देखते हैं। उपचयित होने पर तेल वसा विकृत गंधी तथा उनमें स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तेलीय तथा वसी युक्त खाद्य सामग्रियों उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन किसकी किसकी नाइट्रोजन जैसे सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं। ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन युक्त सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। ये क्वेश्चन आंसर है। धन्यवाद।